चलिए, तो मध्यकाल के अंतर्गत जो है याद रखिएगा, भारत के इस इतिहास में हम प्रारंभिक समय के बारे में बात कर रहे थे और हमने बताया कि किस तरीके से जो है प्रारंभिक समय के, ठीक है, मध्यकाल या अरबों के या तुर्कों के आक्रमण को हमें जानना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि यह एक विदेशी आक्रमण आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि यह जो है मध्यकाल के इतिहास को इतना ज्यादा आयामित कर देता है कि यह पूरी तरीके से जो है, जो भारतीय स्थानीय राजा हुआ करते थे या फिर भारतीय जो राजा हुआ करते थे, इनका क्षेत्र विकेंद्रीकरण की स्थिति में ला देता है, ठीक है। अब इस बात को समझिएगा कि मैंने कैसे बताया था आपको कि किस तरीके से जो है अरबों का आक्रमण जो है प्रारंभ होता है, और अरबों का तत्कालिक कारण क्या था, मैंने इसके बारे में बताया था आपको, ठीक है। तो वापस मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा, देखिएगा। तो अरबों के आक्रमण का एक मुख्य तत्कालिक कारण या फिर जो उस समय का मुख्य कारण था, याद रखिएगा, जिसमें हम तात्कालिक कारण या तत्कालीन कारण की बात करें तो याद रखिएगा, यह था एक मुख्य घटना। याद रखिएगा, सेरेन या श्रीलंका के क्षेत्र में, ये जो आपको दिख रहा है श्रीलंका का क्षेत्र है, याद रखिएगा। सेरेन के राजा जो थे, याद रखिएगा, जहाज के माध्यम से, यहां से जहाज के माध्यम से जो है, ये आपका सिंध क्षेत्र है, याद रखिएगा, इसे हम कहते हैं सिंध क्षेत्र, ठीक है। और इसी उत्तर की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको पश्चिम उत्तर के क्षेत्र में, भारत के पश्चिम उत्तर क्षेत्र में, तो इस तरफ जाएंगे तो यहां पर आपको ईरान, इराक, बाकी देश जो है आपस में मिलेंगे इधर, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस्लाम का जब जन्म हुआ, ठीक है, संस्थापक के तौर पर हजरत पैगंबर साहब के बारे में जब बात की जाती है तो याद रखिएगा, इस्लाम का जन्म या इस्लाम के संस्थापक माने जाते हैं, याद रखिएगा। तो उनके बाद जो है धीरे धीरे जो है इस्लाम धर्म को मनाने या इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जो है खलीफाओं को यह पदवी दी गई कि पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद जो है इस्लाम को आगे चलाने के लिए धर्मगुरु के तौर पर किसे जाना गया, खलीफाओं को जाना गया। इनके 4 अनुयायी हुआ करते थे, याद रखिएगा। उनमें पहले अनुयायी जो थे, याद रखिएगा, या खलीफा जो थे, उन्हें अबू बकर कहा जाता था, ठीक है। अब उन्हीं के बाद याद रखिएगा कि इन खलीफाओं ने जो है धीरे धीरे जो है इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए मध्य एशिया के अन्य क्षेत्रों में, जैसे कहां कहां पर, उत्तरी अफ्रीका का क्षेत्र, ठीक है, उसी प्रकार सीरिया का क्षेत्र, उसी प्रकार जो है आसपास के पूरे क्षेत्र में जो है उन्होंने धर्म के प्रचार प्रसार के साथ साथ जो है उन क्षेत्र पर कब्जा कर लिया या फिर उनमें अपना राज्य स्थापित कर लिया, ठीक है। खलीफाओं के इस प्रकार के जो नीति थी, याद रखिएगा, पॉलिसी जो थी, इस पॉलिसी के अंतर्गत उन्होंने धर्म का केवल काम ना करके राजनीतिक रूप में भी इसमें कदम रख लिया कि राजनीतिक तौर पर भी अब हम क्या करेंगे, राज्यों पर कब्जा करेंगे या राज्यों को जीतेंगे, ठीक है। और इस प्रकार से जो है इस्लाम के धर्म का जो है या इस्लाम के साथ साथ जो है अरबों का विस्तार होना प्रारंभ हुआ मध्य एशिया से, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई आपको, मध्य एशिया का विस्तार, अरबों का विस्तार। अब इसी के सिलसिले में याद रखिएगा कि भारत की तरफ जो है इनका आक्रमण बढ़ा, और भारत की जब आक्रमण की तरफ जब आ रहे थे तो इनका 3 मूल्य उद्देश्य था, याद रखिएगा। पहला उद्देश्य था धर्म का प्रचार करना, ठीक है। दूसरा उद्देश्य था, याद रखिएगा, धन की प्राप्ति, और तीसरा उद्देश्य याद रखिएगा, इसी के अंतर्गत तीसरा उद्देश्य जो है वो है आपका अधिक से अधिक क्षेत्र का विस्तार करना, ठीक है। तो धर्म का प्रचार करना, धन की प्राप्ति और इस्लाम क्षेत्र का विस्तार करना, ठीक है। तो ये 3 कारण मुख्य थे अरबों के आक्रमण के, याद रखिएगा। लेकिन अरबों के आक्रमण के साथ ही एक तत्कालिक घटना घट जाती है, याद रखिएगा, और ये घटना है कि श्रीलंका के राजा, ठीक है, ने यहां इराक के जो गवर्नर थे, याद रखिएगा, अल हजाज, नाम याद रखिएगा, क्योंकि कई बार जो है ना इसके आगे जब हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे तो अल हजाज का नाम आगे भी आएगा, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, इराक का गवर्नर था कौन, अल हजाज, ठीक है, नाम याद रखिएगा, अल हजाज, ठीक है। और याद रखिएगा इस समय खलीफा कौन था, खलीफा का नाम था, याद रखिएगा, अल वालिद, अल हजाज और अल वालिद, याद रखिएगा। इन दोनों के लिए जो है उपहार लेकर श्रीलंका के राजा ने क्या किया, जहाज के माध्यम से इराक की तरफ रवाना हुए, ठीक है। अब इसी बीच जो है याद रखिएगा कि सिंध का जो क्षेत्र है, यहां पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है देवल बंदरगाह, देवेल बंदरगाह, ठीक है। इसी बंदरगाह के पास, याद रखिएगा, इसी बंदरगाह के पास जो है समुद्री लुटेरों ने इस जहाज को लूट लिया, जिस जहाज में उपहार जा रहा था इन दोनों के लिए, ठीक है। जब इसे लूटा गया तो लूटने के साथ ही याद रखिएगा कि अल हजाज और अल वालिद ने जो है, सिंध के इस समय के राजा थे, याद रखिएगा, नाम है दाहिर, ठीक है। दाहिर की कहानी भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा यहां पर, देखिएगा। तो इससे बोला कि हमें क्षतिपूर्ति
कीजिए, जो हमारा सामान गया है उसके प्रति जो है क्षतिपूर्ति कीजिए, और जो समुद्री लुटेरे थे उनको दंडित कीजिए। ठीक है, दंडित करने की इस भावना में जो है याद रखिएगा कि दाहिर ने रिप्लाई किया कि वह मेरे नियंत्रण क्षेत्र में नहीं है और मैं जो है उनको दंडित नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि वो समुद्री लुटेरे हैं। तो ऐसे में जो है इस बात से जो है नाखुश होकर अल-वालिद ने जो है अब सिंध पर आक्रमण करने का प्रयास किया। ठीक है, और इस तरीके से जो है अल-हज्जाज ने सिंध पर आक्रमण कर दिया, और इस तरीके से याद रखिएगा सिंध पर इनका कब्जा हो गया। तो सिंध पर जो है पहला कब्जा याद रख लीजिएगा किसका, अल-वालिद और अल-हज्जाज का हो गया था, याद रखिएगा। यानी अरबों के आक्रमण में ये पहला आक्रमण था, अरबों का आक्रमण जिसने सिंध को विजय प्राप्त कर लिया था। याद रहेगा यहां तक? ठीक है, और अब इस पे देखिएगा यहां पर जो है ना अल-हज्जाज के बारे में और अल-वालिद के बारे में मैं थोड़ी सी और भी कहानी बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल अब यहाँ पर थोड़ा सिंध की तरफ से देखिएगा। ठीक है, तो सिंध पे याद रखिएगा, सिंध का जो क्षेत्र था, ठीक है, सिंध का ये जो क्षेत्र है याद रखिएगा, तो सिंध के क्षेत्र में हर्षवर्धन के बाद, आपको याद होगा हर्षवर्धन के बारे में मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो हर्षवर्धन के बाद याद रखिएगा यहां पर हर्षवर्धन की जैसे ही मृत्यु हो जाती है, क्योंकि पहले सिंध का क्षेत्र किसके पास था, हर्षवर्धन के पास था, तो सिंध में जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो इस क्षेत्र में याद रखिएगा रायवंश नामक शासक जो है आ जाता है। यानी यहां पर उसके बाद जो है रायवंश शासक जो है, या रायवंश नामक शासक जो है यहां पर आ जाता है। ठीक है, और इसके बाद अंतिम जो मुख्य रूप से शासक था याद रखिएगा, जिसको साहसी दूती कहा जाता था। ठीक है, तो साहसी दूती के समय जो है याद रखिएगा यह सबसे साहसी शासक था, नाम था साहसी, याद रखिएगा। लेकिन आप ऐसा कह सकते हैं कि इन क्रमावली में हर्षवर्धन के बाद जो है रायवंश शासक बना और उसके बाद साहसी दूती बना। ठीक है, अब साहसी दूती के समय याद रखिएगा कि इसका जो चाचा था, ठीक है, जिसे मंत्री कहा जाता है, याद रखिएगा नाम है इसका चाच। ठीक है, तो नाम भी है चाच, याद रखिएगा, और यह मंत्री के तौर पर था, याद रखिएगा, और मंत्री के तौर पर जो है इसने साहसी को हटाकर इसके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। और ये चूंकि ये कौन से वंश का था, ब्राह्मण वंश का था, याद रखिएगा, जिससे ब्राह्मण वंश की स्थापना हो गई। ठीक है, और उसके बाद जो है याद रखिएगा चंदर नामक शासक बना। ठीक है, और उसके बाद जो है याद रखिएगा दाहिर नामक व्यक्ति जो है यहां पर शासक बन गया, और इसका मतलब ये समझिएगा कि दाहिर का शासन प्रणाली जो है यहां पर इस समय चल रहा था। ठीक है, तो ये आपने सिंध के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जो है याद रख लिया है। ठीक है, तो अब देखिएगा सबसे शुरू के समय जो है याद रखिएगा जब अरब का आक्रमण हुआ, हम उसी के बारे में बात करेंगे, उसके परिणाम के बारे में बात करेंगे। दो चीजें ध्यान दीजिएगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं व्यापम के और पीएससी प्री के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं, तो इसमें आपको एक फोकस तो रखना है कि फैक्ट टू फैक्ट आपको चीजें याद करनी है। ठीक है, दूसरा ध्यान दीजिएगा कि मैं इसके अंतर्गत जो है थोड़ी थियोरिटिकल पार्ट को शामिल कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि जो मेंस के बारे में सोच रहे हैं उनके बारे में भी ये इंपॉर्टेंस है कि आप उसके बारे में ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अरबों का आक्रमण में भारत में क्या परिणाम आया, या उसके आक्रमण के द्वारा जो है क्या परिणाम भारत में देखने को मिलता है। ठीक है, जजिया कर के बारे में आपको पहली बार यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने को मिलेगा कि कैसे जजिया कर जो है यहाँ पर स्थापित हुआ था, और इसमें कौन कौन व्यक्ति यहाँ पर शामिल हुए, और जजिया कर के बारे में आपको कुछ बातें पता चलेंगी। ठीक है, इसके साथ ही साथ याद रखिएगा इनकी घटनाओं में अरब आक्रमण के साथ जो है कुछ परिवर्तन हुए हमारे भारत के क्षेत्र में। हाँ, बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ था, क्योंकि इस समय जो अरब का आक्रमण हुआ था याद रखिएगा उसमें बहुत ज्यादा नुकसान भारत को या भारत के क्षेत्र में नहीं हुआ था। कारण क्या था कि भारत में जो है विकेंद्रीकरण का युग चल रहा था इस समय, और ऐसी स्थिति में याद रखिएगा तीन शक्तियों का उदय इस समय देखने को मिलता है। एक कश्मीर में मैंने आपको बताया था ललिता द्वितीय के बारे में, कश्मीर के क्षेत्र में एक हिंदू राजा के बारे में जानकारी मिलती है। उसी प्रकार जो है आपका राष्ट्रकूट वंश, और इसी प्रकार जो है आपका प्रतिहार वंश जो है इस समय अरबों से लड़ने के लिए तैयार थे। ऐसे में जो है एकजुटता को दिखाते हुए जो है अरबों के विरुद्ध जो है इस क्षेत्र के जितने भी राजा थे याद रखिएगा सभी ने अरबों को पीछे ढकेलने का प्रयास किया, या अरबों के मध्य जो है एक तरीके से जो है इनके भारत को प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया था इस समय। ठीक है, लेकिन अब जैसे ही अरबों का समय खत्म होता है याद रखिएगा उसके बाद दूसरा एक आक्रमण होता है जिसे हम कहते हैं तुर्क आक्रमण। ठीक है, तो चलिए पहले बात करेंगे अरब आक्रमण के बारे में। तो देखिएगा यहां तक बातें समझ में आ गई आप लोग को कि किस तरीके से अरब आक्रमण प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 712 ईस्वी के समय से जो है ये कहानी प्रारंभ होती याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। तो तत्कालिक कारण मैंने बता दिया है। ठीक है, याद रखिएगा तत्कालिक कारण के तौर पर जो है आपको ये घटना याद रखनी है जिसमें जहाज को लूटा गया था। ठीक है, श्रीलंका से जाने वाले जहाज को लूटा गया था, समुद्री लुटेरों ने लूटा था, और इसके कारण जो है अल-वालिद और अल-हज्जाज ने जो है आक्रमण का पहला प्रयास किया। हाँ, इसी के क्रम पर एक बात और याद रखिएगा
इसी सभी क्रमावली घटनाओं में जो है एक घटना घटी थी, याद रखिएगा, जिसमें अरब जो आक्रमण हुआ था तो सबसे पहले याद रखिएगा तो हम पहले आक्रमण की बात करेंगे। याद रखिएगा पहला आक्रमण जो हुआ था अल हजाज के नेतृत्व में पहला आक्रमण भारत में हुआ था। याद रखिएगा, ठीक है, अल हजाज के नेतृत्व में भारत में पहला आक्रमण हुआ। और यह जो पहला आक्रमण हुआ था, याद रखिएगा, अब्दुल्लाह ने किया था। ठीक है, पहला आक्रमण अब्दुल्लाह ने किया था, याद रखिएगा। लेकिन किसके नेतृत्व में? तो याद रखिएगा अल हजाज के द्वारा जो है, ठीक है। और उसी प्रकार याद रखिएगा दूसरा आक्रमण जो किया गया था, याद रखिएगा दूसरा आक्रमण बरदुल ने किया था। ठीक है, पहला आक्रमण 708 एडी में जो है, याद रखिएगा अब्दुल्ला ने, और उसी के बाद जो है दूसरा आक्रमण बरदुल ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो बरदुल के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन दोनों आक्रमण जो है, याद रखिएगा, असफल हुए थे। ठीक है, परिणाम असफल। अब यहां पर एक बात आती है, याद रखिएगा 712 ईस्वी के समय एक घटना घटी, याद रखिएगा 712 ईस्वी के समय। और 712 ईस्वी के समय जो है, इस समय याद रखिएगा अल हजाज का, ठीक है, और याद रखिएगा अल हजाज के बारे में जो है यहां पर एक बात और याद रखिएगा, इसने अपने दामाद को यह बात बताई कि जो है भारत के क्षेत्र में प्रवेश करना और वहां पर धन अर्जित करना एक अति आवश्यक क्षेत्र है। और साथ ही साथ जो है ये घटना जो है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अल हजाज के दामाद ने, जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम, जो याद रखिएगा इस समय जो है सेनापति के रोल में था, याद रखिएगा, यानी इस समय जो है यह पात्र था सेनापति के तौर पर। तो सेनापति था, याद रखिएगा, और अल हजाज का क्या था? दामाद था। और इसने जो है पहली बार जो है भारत के क्षेत्र में आक्रमण का प्रयास किया। और जब इसने जो है अपने नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया, ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम सफल हो गया। और इसी युद्ध को जो है रावर का युद्ध कहा जाता है। तो याद रखिएगा इस समय जो है रावर का युद्ध लड़ा गया, रावर का युद्ध, एकदम इसको आईएमपी रखिएगा, रावर के युद्ध को। याद रहे आपको कि रावर का युद्ध जो हुआ था, पहले अरब आक्रमण के तौर पर इस युद्ध को जाना जाता है। ठीक है, हालांकि इससे पहले भी काफी बार आक्रमण हुआ है, 2 बार आक्रमण जिसमें अब्दुल्ला और बरदुल के कारण हुआ था। लेकिन ध्यान रखिएगा रावर के युद्ध जो हुआ था ये 2 लोगों के बीच में हुआ था। एक था आपका मोहम्मद बिन कासिम, और याद रखिएगा दूसरा था, वो था दाहिर। ठीक है, परिणाम था, याद रखिएगा दाहिर इसमें मारा गया। ठीक है, रावर का युद्ध जो है एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं एक खतरनाक युद्ध था। सिंध के काफी क्षेत्रों को जो है इसने जीता था, याद रखिएगा। ठीक है, और यहीं पर आपको बता दूं कि मुल्तान का जो क्षेत्र था, यहाँ पर इतने सोने के सिक्के प्राप्त हुए कि इसने क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम ने इसका नाम रखा था सुवर्णकर, सुवर्णकर। ठीक है, किसको? मुल्तान को कहा जाता था। क्यों? क्योंकि इसके क्षेत्र में जो है बहुत ज्यादा सोने के सिक्के प्राप्त हुए थे, यानी सोने की प्राप्ति इतनी ज्यादा हुई थी जिसके कारण इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? स्वर्णकर। ठीक है, स्वर्णकर क्षेत्र कहा गया, ध्यान रखिएगा। तो रावर का युद्ध आपको याद रहेगा कि रावर का युद्ध जो है ये अरबों के मध्य और दाहिर जो कि सिंध का राजा था उसके मध्य हुआ था। और यह जो है आप ऐसा कह सकते हैं कि अरबों की पहली एंट्री जो है भारत में सिंध के क्षेत्र पर हुई थी। ठीक है, लेकिन हाँ, इसी के साथ जो है अरबों का जो आक्रमण है ये रुक भी गया था। कारण क्या था कि भारत के विभिन्न जो क्षेत्रीय जो लोग थे, क्योंकि इस समय जो है धीरे धीरे क्या हो रहा था, अब शक्ति केंद्रीकरण हो रहा था। यानी अभी देखिए तुर्कों का जब आक्रमण होगा तो विकेंद्रीकरण होगा, और अरबों का आक्रमण जब होगा तो केंद्रीकरण होगा। ठीक है, हालांकि इस समय जो है सभी पावरफुल जितने भी शक्तिशाली राजा हुआ करते थे, याद रखिएगा राजपूतों में खासकर, तो आपको अधिकांश राजा जो है ना राजपूतों के तौर पर जो है इसी के आसपास नजर आएंगे, जैसे परमार, ठीक है, प्रतिहार। उसके अलावा जो है आपको सबसे ज्यादा जो है याद रखना है
प्रतिहार जो है राजा जो है, प्रतिहार राजा, उसके बाद जो है राष्ट्रकूट राजा, उसके बाद कश्मीर के राजा जो है हिंदू राजा, याद रखिएगा। इस तरीके से जो है इन क्षेत्रों में इन्होंने क्या किया, इन अरबों को जो है पीछे ढकेलने में कहीं ना कहीं अपना प्रयास किया, और इस कारण से जो है अरबों का आक्रमण यहाँ पर रुक गया, और अरबों ने काफी प्रयास करने के बावजूद जो है भारत के अन्य क्षेत्र को नहीं जीत पाए। ठीक है, तो यहां तक बातें क्लियर होगी कि आपको एक युद्ध याद रखना है, रावर के युद्ध, और अरबों का जो सारा जो क्षेत्र था वो सीमित हो गया यहाँ तक, सिंध के क्षेत्र तक। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको यहाँ तक कि मध्यकाल के इतिहास में सबसे प्रारंभिक समय जो था, इस समय भारत में जो आक्रमण हुआ सबसे पहला वो अरब आक्रमण था, और अरब आक्रमण जो है याद रखिएगा तत्कालिक कारण भी मैंने बताया, लेकिन इसके अलावा जो है अरबों के पास अन्य कारण जो थे याद रखिएगा, जैसे धर्म का प्रचार प्रसार करना, धन की प्राप्ति करना, क्षेत्र का विस्तार करना, ऐसे बहुत सारे कारण थे। अगर आप सामान्य तौर पर देखा जाए तो याद रखिएगा इस्लाम धर्म को अधिक से अधिक बढ़ाना जो है खलीफाओं का अपना एक सपना रहा है कि लगातार जो है हम क्या करें, ऐसे क्षेत्रों का विस्तार करें जहां पर लोग जो है अधिक जनसंख्या में हो, और साथ ही साथ जो है अन्य धर्म को मानने वालों को हम धीरे धीरे क्या करें, बदल दें, उनको अलग तरीके से जो धर्मावली को सिखाएं। तो उन सभी में खलीफाओं ने जो है काफी प्रयास किया, और इसी प्रयास के तौर पर जो है उन्होंने भारत की तरफ रुख मोड़ा, और भारत की तरफ जो है अपना प्रयास जो है अब तत्कालिक कारण में बदल दिया। उसी में जब तत्कालिक कारण में ये बदलेगा, याद रखिएगा उस समय का जो रीजन था वो था सिंध के राजा ने जो है समुद्री लुटेरों को नियंत्रित नहीं किया, और साथ ही साथ उनका उपहार जो है छीन गया उनसे। ठीक है, उन्होंने आक्रमण किया, 2 आक्रमण किए, दोनों आक्रमण जो है विफल हुआ। उसके बाद जो उसने अपने दामाद से बोलकर जो है आक्रमण कराया, मोहम्मद बिन कासिम के समय आक्रमण हुआ, और इस समय एक युद्ध लड़ा गया जिसे कहा जाता है रावर का युद्ध। और इसी रावर के युद्ध में जो है याद रखिएगा आपका दाहिर जो है मारा गया, और मीर कासिम को जो है सिंध का क्षेत्र मिल गया। अब जैसे सिंध का क्षेत्र मिला इसको, इसने जो है काफी धन लूटा उस क्षेत्र से, और मुल्तान के क्षेत्र को जो है इस प्रकार से धन लूटा या स्वर्ण प्राप्त हुए कि उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, स्वर्णकर कर दिया गया। ठीक है, तो ये था आपका अरबों का आक्रमण, याद रखिएगा। अब देखिएगा अरबों के आक्रमण से जो परिणाम निकल कर आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि रावर का युद्ध कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 712 ईस्वी में हुआ था। ठीक है अच्छा, एक बात और, एक क्वेश्चन और पूछा था, याद रखिएगा कि जब रावर का युद्ध हुआ तो याद रखिएगा रानी बाई का क्या हुआ। रानी बाई जो है दाहिर की पत्नी थी, याद रखिएगा। तो रानी बाई के जौहर होने की पहली जानकारी यहां पर मिलती है, याद रखिएगा रानी बाई जो है वो जौहर हो गई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि दाहिर के मरने के बाद जो है रानी बाई क्या हो गई थी, जौहर हो गई थी। जौहर आप सभी समझते हैं। ठीक है, पद्मा तो देखा ही होगा आपने, तो याद रखिएगा जौहर हो जाना मतलब पति के बाद जो है मरने के बाद जो है अपने आप में मृत्यु को प्राप्त कर लेना, आग के थ्रू या फिर आग में जल जाना जो है, इस प्रकार के जो है। ठीक है, इसे जौहर प्रक्रिया कहा जाता है। और भारतीय नारियों के मध्य जो है इस प्रकार की विडंबना थी कि उस समय की स्थिति जो है, जो बाहरी विदेशी आक्रमणकारी हैं या फिर विदेशी जो बाहरी जो व्यक्ति हैं, याद रखिएगा इस प्रकार से महिलाओं के साथ औचित्यपूर्ण व्यवहार ना करने के कारण ये परंपरा जो है बहुत ज्यादा उस समय शुरुआत में आया था। ठीक है, चलिए तो देखिएगा इसके परिणाम की बात करते हैं। देखिएगा परिणाम क्या हुआ, तो अरब आक्रमण के परिणाम अब देखिएगा अरब आक्रमण के परिणाम के तौर पर जो है आपको सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें जो है जैसे ही ये समय आता है तो उसके साथ ही याद रखिएगा कि अरब भारत में पूर्णतः रूप से सफल नहीं हो पाए थे। ठीक है, यानी अरब शासक जो है भारत में पूर्णतः सफल नहीं हो पाए। ठीक है, भारत की भीतरी शक्तियों को इन्होंने जागृत किया, या आप ऐसा कह सकते हैं कि भारत में कई शक्तियों को उदय हुआ जो 300 वर्षों तक स्थापित हो गए। ठीक है, तो 300 वर्षों तक स्थापित होने वाले कुछ ऐसे शक्तियों का नाम याद रखिएगा, जैसे कि उत्तर में भारत में नए शक्तियों का उदय हुआ, जैसे पहला है कश्मीर के क्षेत्र में ललितादित्य शासक। ठीक है, तो इस समय याद रखिएगा ललितादित्य शासक जो है कश्मीर के क्षेत्र में इसका उदय हुआ। उसी के साथ याद रखिएगा राष्ट्रकूटों का उदय और प्रतिहारों का उदय। ठीक है, तो इसके अलावा महाराष्ट्र और राजस्थान का क्षेत्र, तो राजस्थान के क्षेत्र में जो है आपको प्रतिहार शासक मिलेंगे, महाराष्ट्र में आपको राष्ट्रकूट शासक मिलेंगे,
इस तरीके से जो है नए शक्तियों का उदय होता है, याद रखिएगा इस समय में, अरब आक्रमण के बाद। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसके अलावा जो है आपको एक बात बता दूं कि कुछ ऐसी घटनाएं जो और प्रभाव जो भारत के क्षेत्र में केवल अरबों में ना हुआ होकर भारत में भी हुआ। ठीक है, यानी जब देखिए किसी क्षेत्र में आप आक्रमण करते हैं या किसी क्षेत्र में आक्रमण होता है तो उस क्षेत्र का जो असर है, संस्कृति है, उस क्षेत्र का जो पूरा एक थिंकिंग है, थॉट है, वो धीरे धीरे उस क्षेत्र के प्रभाव को दर्शाता है। ठीक है, तो आपको एक बात बता दूं कि इसके प्रभाव में, ठीक है, भारत में जो प्रभाव पड़ा इसके बारे में याद रखिएगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा भारत के विद्वान, ठीक है, तो याद रखिएगा भारत के जो विद्वान थे इनको अरब क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त हुआ। ठीक है, भारत के विद्वानों को अरब के क्षेत्रों में उच्च पद प्राप्त हुआ। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा कि इसके अलावा जो है भारत की व्यापारिक स्थिति में बदलाव आया। ठीक है, भारत की व्यापारिक स्थिति में बदलाव का मतलब यह है, याद रखिएगा, जिसमें तो पहले देखिएगा, पहले तक क्या होता था, केवल भारत में जो भी व्यापार होता था या तो पश्चिमी क्षेत्र के समुद्री मार्ग से होता था या पश्चिम क्षेत्र के आसपास के देशों से होता था। लेकिन ध्यान रखिएगा इस समय, ठीक है, या इस समय जो है जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम का जो है आक्रमण हुआ, उसके बाद भारत के सिंध क्षेत्र को जीतने के बाद जो है आसपास के क्षेत्रों में अरब का प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन साथ ही साथ जो है व्यापारिक स्थिति में बदलाव हुआ। याद रखिएगा पश्चिमोत्तर क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में भारत के जो माल थे या भारत की जो सामानें थी वो बाहर की तरफ जाना जो है प्रारंभ हो चुका था। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा इस क्षेत्र में दो प्रचलन प्राप्त हुआ, ऊंट का प्रचलन और दूसरा खजूर। ऊंट और खजूर का प्रचलन जो है प्रारंभ हुआ भारत के क्षेत्र में। ठीक है, यानी इनकी खेती जो है प्रारंभ हुई और ऊंट पालन प्राप्त हुआ। ठीक है, या प्रारंभ हुआ। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा सूफी धार्मिक संप्रदाय जो है, मैंने सूफी संतों के बारे में बताया था आपको, तो याद रखिएगा इसी समय जो है दो प्रभाव और देखने को मिलता है। पहला सूफी धार्मिक संप्रदाय का जागरण और दूसरा याद रखिएगा दूसरा जो मुख्य बिंदु है याद रखिएगा जिसमें जजिया कर के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो सूफी धार्मिक संप्रदाय के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा कि सूफी धार्मिक संप्रदाय का जो आंदोलन है इसकी शुरुआत मानी जाती है कहां पर, सिंध क्षेत्र को। यानी सूफी धर्म संप्रदाय का जो आंदोलन प्रारंभ हुआ है वो सिंध क्षेत्र को ही माना जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में किसका निवास क्षेत्र था, तो आप कह सकते हैं कि अरबों का जो है यह निवास क्षेत्र माना गया है। और ऐसे में यहाँ पर सूफी धर्म के, ठीक है, आंदोलन का प्रभाव देखने को मिलता है और इसी का उदय जो है या सूफी धर्म का जो उदय है वो सिंध क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, अब इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि जो सूफी धर्म क्षेत्र है, ठीक है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि अरबों के द्वारा अपने धर्म के विरुद्ध या रूढ़िवादिता को इस प्रकार से दर्शाया जा रहा है जिसमें एक समाज जो है कलंकित हो रहा था। ठीक है, यानी समाज के जैसे दुर्गति जिसको कहते हैं, याद रखिएगा, जैसे आप एक सामान्य तौर पर देख सकते हैं कि वर्तमान समय में मान लीजिए कि आज भी जो है बहुत सारे ऐसे पर्दा प्रथा, सती प्रथा, रूढ़िवादिता, बाल विवाह जो है इस प्रकार की जो आयाम है जो कि समाज को नुकसान पहुंचाते हैं, इनको हम अगर उस समय के दौर पर देखें तो इस प्रकार के दौर जो कि समाज को नुकसान पहुंचाते थे और कुछ रूढ़िवादिता को जो है दूर करने का प्रयास किया जाता था, तो उसी को कहते थे हम लोग सूफी आंदोलन, जो खासकर इस्लाम धर्म में प्रचलित था। ठीक है, तो सूफी आंदोलन याद रखिएगा इस्लाम धर्म में प्रचलित एक ऐसा आंदोलन है जो समाज को सुधारने का कार्य करती थी और इसमें बहुत सारे सूफी संत जो है शामिल हुआ करते थे और इसका उदय का केंद्र क्या है, सिंध क्षेत्र। ठीक है, याद रखिएगा। और वहीं पर याद रखिएगा जजिया कर की शुरुआत सबसे पहली बार जो है किसने की थी, मोहम्मद बिन कासिम ने की थी, याद रखिएगा। ठीक है, तो जजिया कर की शुरुआत जो है सबसे पहले मानी जाती है मोहम्मद बिन
कासिम के तौर पर जो है इसे याद रखा जाता है। और ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम के संबंध में जो भी जानकारी मिलती है उसमें कहा जाता है कि जजिया कर की शुरुआत जो है इस प्रमुख व्यक्ति ने किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा जजिया कर के संबंध में आपको 4 बातें याद रखना है। जजिया कर क्या है, तो याद रखिएगा यह गैर इस्लामिक कर है, यानी ऐसे व्यक्ति जो हिंदू धर्म को मानते हैं या अन्य धर्मों को मानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा यह धार्मिक कर है, लेकिन कैसा, गैर इस्लामिक धार्मिक कर है। ठीक है, तो जजिया कर वह कर है या टैक्स है जो राजा को दिया जाता था, जिसमें जो ऐसे व्यक्ति जो इस्लाम को नहीं मानते या इस्लाम धर्म को नहीं अपनाते हैं और वो अपने धर्म को मानते हैं, अलग धर्म को मानते हैं, इस्लाम को छोड़कर अन्य धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ पर राजा को एक टैक्स पे करते थे और इसी को कहते थे जजिया कर। याद रखिएगा, देखिए जकात कर और जजिया कर में एक अंतर है, याद रखिएगा। ठीक है, जजिया कर वह कर है जो कि गैर इस्लाम जो व्यक्ति है, याद रखिएगा, वो पे करेगा, और जकात कर क्या होगा, जो इस्लाम व्यक्ति है वो पे करेगा। ठीक है, तो दोनों करों में अंतर याद रखिएगा। जजिया कर वह कर है जो हिंदू या अन्य धर्म के लोगों को मानने वाले जो लोग हैं या इस्लाम को ना मानने वाले जो लोग हैं वो पे करते थे राजा को जजिया कर। और वही अगर आप बात करेंगे जकात कर का, तो इस्लाम धर्म के लोग, ठीक है, इस्लाम धर्म के लोग अपनी कमाई का कुछ एक निश्चित हिस्सा जो है राजा को टैक्स स्वरूप में जो है पे करते थे, उसी को कहते हैं जकात कर। ठीक है, तो जजिया और जकात नाम याद रखिएगा। ठीक है, आगे जाकर कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आपको मिलेगा ये जजिया और जकात कर के बारे में। ठीक है, अब जजिया कर के बारे में 2-3 बातें याद रखिएगा। जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसने जो है जजिया कर जो है सिंध क्षेत्र पर लगाया था। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बार भारत के किस क्षेत्र में जजिया कर लगाया गया, सिंध क्षेत्र में। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी बात याद रखिएगा कि किस पर यह लागू नहीं होता था। ठीक है, तो 4 से 5 लोगों के बीच में ये लागू नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। पहला, ब्राह्मणों पर यह कर नहीं लागू होगा। ठीक है, दूसरा, महिलाओं पर यह लागू नहीं होगा। तीसरा, विकलांग पर यह लागू नहीं होगा। चौथा, वृद्ध पर यह लागू नहीं होगा। पांचवा, बच्चों पर यह लागू नहीं होगा। ठीक है, तो 5 लोगों को छोड़कर बाकी जो हिंदू थे या अन्य धर्म को मानने वाले थे उन सभी को जजिया कर पे करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 5 लोगों को शामिल किया गया इसमें, जिसको बच्चों पे और वृद्ध पर, बूढ़ों पर। ठीक है, तो याद रखिएगा बूढ़ों पर भी ये लागू नहीं हुआ था। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा जजिया कर को जो है ब्राह्मणों पर लागू करने वाला व्यक्ति कौन है, तो मैं आपको थोड़ा सा आगे की कहानी सुना दे रहा हूं। तो याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, आप इसको अलग से याद रखिएगा, इसमें शामिल मत कीजिएगा। फिरोज शाह तुगलक जो है ठीक है, इसने ब्राह्मणों पर लागू करने का सबसे पहला जो याद रखिएगा। ठीक है, यानी जजिया कर जो है ब्राह्मणों पर लागू करने वाला शासक कौन है, तो फिरोज शाह तुगलक है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि पहले तो मोहम्मद बिन कासिम आया और इसने 5 लोग को अलग कर दिया, बोला कि जजिया कर इसको पे नहीं करना पड़ेगा। फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आएगा, याद रखिएगा, जिसने क्या कर दिया, ब्राह्मणों को बोला तुम भी पे करोगे, तुम भी हिंदू धर्म को मानते हो। ठीक है, तो ब्राह्मणों को पर लागू करने वाला याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक का नाम आता है। ठीक है, और वही याद रखिएगा फिर से क्या हुआ, जब अकबर का समय आया तो इसने जो है फिर से जजिया कर को क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जजिया कर को निरस्त करने वाला, ठीक है, बंद करने वाला अकबर जजिया कर को बंद किया था, इसने समाप्त नहीं किया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कब बंद किया था, तो इसका टाइम था 1564 का समय। अकबर ने 1564 में जो है जजिया कर को बंद कर दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन फिर कौन आया, तो याद रखिएगा उसी के आगे अब जब जैसे ही जहांगीर, शाहजहां, फिर उसके बाद औरंगजेब का समय आएगा तो उसने जो है पूर्ण रूप से फिर से जजिया कर को लागू किया। तो औरंगजेब ने फिर से जजिया कर को लागू किया था। तो याद रखिएगा 1679 में जजिया कर को पुनः लागू किया था किसने, औरंगजेब ने। ठीक है, और जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त किसने किया था, तो नाम याद रखिएगा, इसे कहते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, इसने जो है पूर्णतः समाप्त किया था जजिया कर को 1720 में, याद रखिएगा। तो ये जजिया कर की छोटी सी कहानी याद रख लीजिएगा कि जजिया कर को सबसे पहली बार जो है मोहम्मद बिन कासिम ने लाया, उसके बाद जो है सिंध के क्षेत्र में, उसके बाद याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक आया और उसने क्या कर दिया, ब्राह्मणों को भी बोला कि अब आप इस टैक्स के अंडर आओगे, यानी टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है अकबर आया और बोला कि जजिया कर को मैं बंद करता हूं 1564 में। ठीक है, तो 1564 में इसने बंद कर दिया।
फिर इसके पुस्तों में जो है औरंगजेब आया, उसने बोला कि नहीं नहीं, जजिया कर लागू होना चाहिए, ठीक है। तो जजिया कर को जो है फिर से लागू कर दिया 1679 में, याद रखिएगा। उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला आया, बोला कि नहीं नहीं, जजिया कर नहीं होना चाहिए, ठीक है। धार्मिक तौर पर जो है इसने पूर्णतः रूप से बंद किया, याद रखिएगा 1720 में। तो जजिया कर की ये कहानी जो है क्वेश्चन के स्वरूप में याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, फिर भी आप सतर्क रहें, ठीक है, कि क्वेश्चन जो है ध्यान रखिएगा, इसको याद रख पाए। अब इसके बाद देखिएगा अरब के संबंध में, भारत में जो आक्रमण हुआ था, अरबों का जो आक्रमण हुआ, इसके संबंध में साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो देखिएगा साक्ष्य के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था, आपको साक्ष्य याद रखना है। अरब आक्रमण का स्रोत या साक्ष्य, तो याद रखिएगा सबसे पहला नाम आता है चचनामा, ठीक है। तो याद रखिएगा चचनामा में जो है एक पुस्तक है, याद रखिएगा, जिसके माध्यम से हमें जानकारी मिलती है कि 712 में जो है रावर का युद्ध हुआ था और सिंध विजय की जानकारी आपकी चचनामा में मिलती है, याद रखिएगा। कई बार एग्जाम पूछा गया है सिंध विजय, ठीक है, की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है, तो ध्यान रखिएगा चचनामा में प्राप्त होती है, ठीक है। उसके अलावा याद रखिएगा दूसरा नाम है किताब उल, ठीक है। एक नाम और याद रखिएगा बिलादुरीकृत जो है, ठीक है, बिलादुरी जिसे कहते हैं, याद रखिएगा यहां पर इसको किताब फुतुल उद, ठीक है, फुतुल उद, याद रखिएगा एक किताब का नाम है फुतुल उद बलदान, ठीक है। फुतुल उद बलदान या फुतुल अल बलदान के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। किसने लिखा है इसे? बिलादुरी ने। तो बिलादुरी का जो ये फुतुल उद बलदान है, याद रखिएगा, इससे भी ये जानकारी मिलती है कि भारत में जो है आक्रमण हुआ था, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो चचनामा है इसका अरबी अनुवाद, ठीक है, अरबी अनुवाद जो है किसने किया था, तो नाम याद रखिएगा, इसका नाम है अली अहमद। अली अहमद के द्वारा जो है इसकी जानकारी मिलती है, जो किताब जो चचनामा है उसका अरबी में अनुवाद किया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और उसके बाद जो है इसका फारसी अनुवाद किसने किया था, ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। फारसी अनुवाद, तो याद रखिएगा जब किताब बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, तो उसके अलग अलग भाषाओं में अनुवाद जो है बहुत संबंध से बात मिलती है। जैसे आज के समय में आप मूवीज को देखते हैं कि 5 भाषा में रिलीज हो रहा है, 10 भाषा में रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो क्या है, लोगों की लोकप्रियता उससे जितनी ज्यादा जुड़ती है उतना ज्यादा लोगों के भाषाओं में उसको व्याख्यात किया जाता है। उसी प्रकार याद रखिएगा चचनामा के अरबी अनुवाद, ठीक है, अली अहमद के द्वारा किया गया था। और वही फारसी अनुवाद की बात करते हैं, याद रखिएगा अबू बकर, ठीक है, अबू बकर के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, जिसे अबू बकर कुफी कहा जाता है, ठीक है, अबू बकर कुफी। इसके अलावा देखिएगा अरबी भाषा का कुछ प्रयोग जो है भारत के क्षेत्र में प्रारंभ होने लगा। जैसे अंकों को जो है, ये जो है लोग याद रखिएगा, जैसे हम सामान्य तौर पर अंक को क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। उसी प्रकार याद रखिएगा अरब में जो है, या अरबी जो लोग हैं या अरबी वासी जो है, हिस्सा, अंकों क्या कहते थे, हिदसा, ठीक है, हिस्सा शब्द से जाना गया, ठीक है। और उसी प्रकार याद रखिएगा अरबों के द्वारा चलाया गया जो सिक्का था, जो सिंध क्षेत्र में चलाया जाता था, उसको क्या कहते थे, याद रखिएगा सिक्के को दिरहम। आज भी आपको दिरहम जैसा शब्द जो है सुनने को मिलेगा अरब क्षेत्र में, ठीक है। तो ये था आपका अरब आक्रमण के बारे में। बताइए यहां तक कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है इसमें तो आप पूछ सकते हैं। अरब आक्रमण के संबंध में इतना ही आपको याद रखना है, जो कि मैंने फैक्ट के साथ भी सब कुछ शामिल कर दिया है, ठीक है। बताइए जल्दी से अरब आक्रमण के संबंध में क्या क्या जानकारी मिलती है इससे, तो ध्यान रखिएगा। इससे पहले आपको याद रखना है कि अरब आक्रमण क्यों हुआ था, इसका पृष्ठभूमि आपको ध्यान रखना है कि पृष्ठभूमि क्या था, तत्कालिक कारण याद रखिएगा। और उसके बाद जो है याद रखेंगे आप कि अच्छा पृष्ठभूमि में क्या क्या चीज शामिल होता है, तो याद रखिएगा इस्लाम के संस्थापक की कहानी पूरी आएगी इसमें, ठीक है। इसके अलावा जो है खलीफाओं का जो आंदोलन है वो आएगा आपके इसमें,
किन किन क्षेत्र को जीता था वो याद आएगा। धर्म का प्रचार प्रसार करना ये भी एक मुख्य कारण था। धन प्राप्ति का कारण भी मुख्य कारण था, याद रखिएगा। क्षेत्र विस्तार का कारण भी मुख्य कारण था। इन सभी कारणों को देखते हुए जो है भारत की तरफ जो है, ठीक है। और भारत के क्षेत्र में ही क्यों, तो भारत की जनसंख्या काफी ज्यादा थी, ठीक है। एक बड़े जनसंख्या वाले भूभाग को जो है वहां पर इस्लाम को लागू करना उनके लिए जो है एक बड़ा एक अवसर की बात थी। और इस प्रकार से अरब के क्षेत्र जो है भारत की तरफ आक्रमण के लिए प्रयास करना प्रारंभ किए थे, ठीक है। तत्कालिक कारण तो मैंने आपको बता ही दिया। तत्कालिक कारण एक जहाज की घटना हुई थी, ठीक है। उसके बाद जो है फिर आक्रमण का एक पूरा मोटो बन गया। और उसके बाद जो है रावर का युद्ध हुआ मोहम्मद बिन कासिम और उसके किसके बीच में, तो याद रखिएगा दाहिर के बीच में, राजा दाहिर के बीच में, ठीक है। दाहिर मारा गया, रानी बाई जो है उस समय जौहर हो गई। और उसके बाद जो है अरब का जो पूरा क्षेत्र था मोहम्मद बिन कासिम के सॉरी सिंध का जो क्षेत्र था वो मोहम्मद बिन कासिम के कब्जे में आ गया। और उसने जो है उसको अरब के क्षेत्र के तरीके से जो है आगे बढ़ाया, ठीक है। जिसमें जजिया कर लगाना, दिरहम चलाना, ठीक है, अंकों को हिस्सा जैसे शब्दों या अरब शब्दों का प्रयोग करना। और याद रखिएगा वहां के जो लोग थे, याद रखिएगा, क्योंकि देखिए जो आपका दाहिर था वो ब्राह्मण वंश का राजा था, याद रखिएगा, ठीक है। कि इस कारणों से जो है आपको जो भी चीजें पढ़ने को मिलेगी सारी चीज फैक्चुअल है, याद रखिएगा। मैंने पूरे प्रॉपर तरीके से आपको ये समझाने का प्रयास किया है। बताइए अगर कोई डाउट है तो फिर आगे चलते हैं। तुर्कों का आक्रमण आज पढ़ने वाले हैं हम लोग। तुर्कों के बारे में एक बात आपको बताता हूं कि जैसे अरब ने जो है बहुत सारे प्रयास किया, ठीक है। प्रयास का मतलब जैसे कि अरब ने भी प्रयास किया, वो भी शुरू में असफल रहेंगे। तुर्क भी प्रयास करेंगे, वो भी असफल रहेंगे। लेकिन दोनों का मोटो अलग अलग है। मतलब भारत के क्षेत्र में आक्रमण करने का मुख्य जो कारण है, जैसे अरबियों का जो कारण था वो क्या था, धर्म का प्रचार प्रसार करना। लेकिन ऐसे में अधिकांश जो इतिहासकार हैं, याद रखिएगा, वो क्या मानते हैं कि धन प्राप्ति उनका मुख्य कारण था, ठीक है। खलीफा जो थे, याद रखिएगा, इस्लाम धर्म के अनुयायी जो थे, याद रखिएगा, उन्होंने जो है प्रयास किया था कि अधिक से अधिक धर्म का प्रचार तो हो ही, साथ ही साथ जो है धन की पूरी प्राप्ति भी हो सके, ठीक है। तो ऐसे में याद रखिएगा कि तुर्कों के आक्रमण जो है ना, यानी अरबों के आक्रमण को देखते हुए आप तुर्कों के आक्रमण को एक बार उससे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि अरबियों का जो काम था, जो कि वो सफल नहीं हो पाए, उसको पूरा करने के लिए कौन आ गए, तुर्क आ गए थे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इनके बारे में समझते हैं, देखिएगा। भारत में तुर्क आक्रमण, ठीक है। देखिएगा भारत में जब तुर्क आक्रमण का जो समय है, इस समय जो है आपको एक बात ध्यान रखना है, यह क्षेत्र कौन सा है या क्या क्या चल रही है इस घटना में, ठीक है। तो जो तुर्क थे, याद रखिएगा, तुर्क ये एक्चुअल में तुर्की जो थे या तुर्किस जो थे, याद रखिएगा, वर्तमान के तुर्कमेनिस्तान वाले जो क्षेत्र है यहां पर ये रहते थे, ठीक है। यानी चाइना के उत्तर वाला जो क्षेत्र, याद रखिएगा, चाइना वाला जो क्षेत्र है तुर्कमेनिस्तान जिसे कहा जाता है, याद रखिएगा, है ना। तो तुर्क क्षेत्र में जो है एक असभ्य बर्बर जाति के जो लोग थे, याद रखिएगा, असभ्य बर्बर जाति का मतलब कि सभ्यता नहीं थी उनमें, मारो काटो छीनो, ठीक है, इसको असभ्य कहा जाता है। मतलब आपका अधिकार क्या है उनको ये नहीं पता है। मतलब अगर आप उनको दिख गए तो आप उनके अधिकार क्षेत्र में आ जाते हैं, ये असभ्यता होती है, ठीक है। कुछ भी करना मतलब अपनी लालसा के अनुसार जो है चीजों को करना असभ्यता कहलाती है। तो ऐसे में जो है असभ्य और बर्बर जाति के लोग जो थे, याद रखिएगा, उनको हम तुर्क कहते हैं या तुर्किस कहते हैं, ठीक है। इनका एकमात्र मोटो था, याद रखिएगा, अधिक से अधिक इस्लाम को फैलाना, ठीक है। यानी इनके लिए जो है एकमात्र उद्देश्य आप कह सकते हैं यानी किसी बड़े भूभाग में जो है इस्लाम धर्म को क्या करना, विस्तृत करना, इनका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। अब इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो याद रखिएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा इस समय 11वीं सदी का टाइम था। अब एक बात ध्यान रखिएगा, 712 में वो घटना घटी थी। अरब का आक्रमण कब हुआ, 712 में दाहिर के साथ युद्ध हुआ। 300 साल तक मैंने बताया कि 300 साल तक जो है ये प्रॉपर तरीके से जो है अरबों को रोक कर रख लिए थे। यानी अरब जो है भारत के क्षेत्र में नहीं आ पा रहे थे। सिंध के बाद जो है उन्होंने किसी भी क्षेत्र को नहीं जीता था, ठीक है, 300 सालों तक। तो ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर एक परिणाम में एक बात भी बताई है, जहां पर यह बताया है कि अरब शासकों के कारण जो है भारत में जब ये पूर्णतः सफल नहीं हो पाए, इसका कारण था कि भारत में नए शक्तियों का उदय हुआ था। तो ये 300 साल तक जो है भारत को उस क्षेत्र में प्रोटेक्ट कर लिए थे। याद रखिएगा कि भारत के क्षेत्र में कोई भी आक्रमण करेगा तो हम देख लेंगे, ठीक है। कौन कौन, तो ललितादित्य कश्मीर के क्षेत्र में, महाराष्ट्र के क्षेत्र में राष्ट्रकूट, और आपका राजस्थान के क्षेत्र में प्रतिहार राजवंश, ठीक है। तो ये सभी वंश जो है पश्चिमोत्तर क्षेत्र के लिए जो है प्रोटेक्शन का काम कर रहे थे, याद रखिएगा। लेकिन जब 300 साल बीत जाता है
क्योंकि इस समय जो है ना, ये जो समय है याद रखिएगा वो 11वीं सदी का समय है। ठीक है, तो भारत की स्थिति क्या बन रही है, तो याद रखिएगा इस समय भारत की जो स्थिति है वो कैसी है, विकेंद्रीकरण की है। विकेंद्रीकरण क्या होता है, सेंट्रलाइज का उल्टा। ठीक है, तो आप जिसे कहते हैं डिसेंट्रलाइज, तो याद रखिएगा जब सेंट्रलाइज होने का मतलब होता है कि एक शक्ति जो है या एक केंद्रीकरण शक्ति जो है पूरे भारत को चला रही हो, ऐसे में उससे लड़ना बहुत मुश्किल होता है। केंद्रीकरण में, विकेंद्रीकरण में क्या है, सभी छोटे छोटे राज्यों में बट गए हैं। ठीक है, जब छोटे छोटे राज्यों में बटेंगे तो आप एक से लड़िए, फिर दूसरे से लड़िए, फिर तीसरे से लड़िए, तो आप क्या है सभी से लड़ सकते हैं। लेकिन अगर ये एक साथ हो गए तो, ठीक है, उसको कहते हैं केंद्रीकरण। और जब ये अलग अलग हो गए तो उसे कहते हैं विकेंद्रीकरण। तो विकेंद्रीकरण जो है याद रखिएगा इसमें भारत की स्थिति क्या हो रही थी, विकेंद्रीकरण हो रही थी। लेकिन साथ ही साथ याद रखिएगा इस समय राजपूतों की जो शक्ति थी, ठीक है, राजपूतों की शक्ति जो है अब ये परवान चढ़ रही थी, यानी कि राजपूत जो थे ये काफी ज्यादा शक्तिशाली हुआ करते थे। लेकिन एक कमी थी इनकी मध्य, ये आपसी समझौता कभी नहीं करते थे। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि आपसी समझौता क्यों नहीं करते थे, ये मैं आपको राजपूतों के उदय में बताऊंगा कि जब राजपूतों का उदय अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे तो आपको समझाऊंगा कि राजपूतों का उदय तो हुआ लेकिन ये आपसी समझौता या आपसी संघर्ष के मध्य में ही चीजों को बर्बाद कर रहे थे। यानी अगर ये चाहते तो इनका जो शासनकाल था ये लंबे समय तक हो सकता था अगर एक दूसरे के साथ समझौतापूर्ण या संधिपूर्ण जीवन को जीने के लिए प्रयत्नरत होते। ठीक है, तो उसी में याद रखिएगा ये बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई कि एक राजपूत जो है दूसरे राजपूत राजा के साथ जो है किसी प्रकार का समझौता नहीं करता था और एक दूसरे को दुश्मन मानते थे। तो राजपूत ही राजपूत के दुश्मन बने हुए थे, याद रखिएगा। ऐसे कारणों से किसको फायदा होता है, तुर्कों को फायदा होता है। ठीक है, चलिए तो देखिएगा तो ये समय है, ठीक है, और इस समय जो है याद रखिएगा भारत में राजनीतिक विकेंद्रीकरण का समय था और सबसे शक्तिशाली कौन थे इस समय, राजपूत। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। इस समय में क्षेत्रीय जो राजपूत थे याद रखिएगा यह भी सबसे ज्यादा शक्तिशाली माने जाएंगे। ठीक है, अब देखिए तुर्क का क्षेत्र के बारे में थोड़ी सी बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा तुर्क जो था, ठीक है, या तुर्क जिसे हम वर्तमान में पश्चिमी सीमाओं का क्षेत्र मानते हैं, याद रखिएगा। तो जैसे तुर्क उत्तरी चीन का जो क्षेत्र है तो उसको आप कह सकते हैं ये तुर्कमेनिस्तान, यानी वर्तमान के यहां पर ये जो तुर्क जाति है याद रखिएगा यहां पर रहती थी इस्लाम धर्म को मानने वाली। ठीक है, इस्लाम धर्म को मानते थे, याद रखिएगा। इनका मुख्य उद्देश्य था विशाल मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना या मुस्लिम या इस्लाम धर्म का विस्तार करना। ठीक है, विशाल मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था, याद रखिएगा। और इस ऐतिहासिक घटना का जो महत्वपूर्ण एक जो घटना है याद रखिएगा जिसके कारण सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक और आर्थिक कारणों से जो है भारत में कुछ परिवर्तन हुए तुर्कों के आक्रमण के कारण। ठीक है, तो तीन चार बात यहां पर ध्यान रखिएगा कि पहला कि भारत में तुर्क के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था, एक बड़े इस्लाम धर्म का या फिर इस्लाम साम्राज्य का स्थापना करना। उसी समय जो है याद रखिएगा भारत में विकेंद्रीकरण का समय चल रहा था, 11वीं सदी का समय है। और इसी समय याद रखिएगा कि सबसे बड़ी जो शक्ति उभर कर आई थी वो कौन थी, राजपूतों की शक्ति। और राजपूतों की शक्ति के उभर के आने के कारण ही कमजोरी ज्यादा बढ़ी थी। क्यों, क्योंकि अगर राजपूत ही सबसे ज्यादा शक्तिमान थे या शक्तिशाली थे इस समय लेकिन एक दूसरे के साथ समझौता नहीं करते थे तो एक राजपूत को हराना बहुत आसान हो जाता था। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति होता या ऐसा कोई वंश होता जो केंद्रीकरण की शक्ति के साथ जुड़ा हुआ होता तो हो सकता था कि इस समय जो है तुर्कों का आक्रमण हमेशा विफल हो जाता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि क्षेत्रीय राजपूत, इसलिए मैंने यहाँ पर क्षेत्रीय शब्द लिखा है, याद रखिएगा। क्षेत्रीय शब्द लिखने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि अपने अपने क्षेत्र में ही ये शक्तिशाली थे, दूसरे के क्षेत्र में कमजोर हुआ करते थे। ठीक है, तो अब मान लीजिए मैं किसी एक राजपूत पर आक्रमण करूंगा तो दूसरा राजपूत उसको बचाने कभी नहीं आता था, याद रखिएगा। ठीक है, यही कारण था कि सभी राजपूतों को नष्ट करना बहुत आसान था। और यही कारण है पृथ्वीराज चौहान के बारे में जब आगे तराइन का युद्ध पढ़ेंगे, पूरी घटना पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि चीजें खत्म हो गई। ठीक है, तो एक राजपूत जो है दूसरे राजपूत की कभी भी सहायता नहीं कर रहा था इस क्षेत्र में, इसका नुकसान आगे चलकर जो है भारत के इस भूमि के लोगों को भुगतना पड़ता है। ठीक है, चलिए यहां तक बातें क्लियर हुई आपकी। ठीक है, देखिएगा तो देखिएगा, हाँ बोलिए, कोई कुछ बोल रहा है क्या? चलिए देखिएगा, इसके आधार पर जो है प्रारंभिक आक्रमण की बात करते हैं तो याद रखिएगा हम सबसे पहला जो आक्रमण हुआ था, ठीक है, तुर्कों का जो सबसे पहला आक्रमण था। अच्छा, पहले तुर्कों के लिए हम जगह को समझते हैं, देखिएगा। ठीक है, ये देखिए, तो ये जो क्षेत्र है याद रखिएगा
ये चाइना का क्षेत्र है, ठीक है, ये चाइना का क्षेत्र हो गया। और उसके बाद जो है ये पूरा हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा तुर्क एम्पायर है, ठीक है, यानी कि गजनी का क्षेत्र, ठीक है, इसको हम गजनी का क्षेत्र कहते हैं, याद रखिएगा। आगे पढ़ेंगे आप गजनी के बारे में, पूरी कहानी उन्हीं से जुड़ी हुई है, याद रखिएगा, ठीक है। तो गौर क्षेत्र, गजनी का क्षेत्र, आप ऐसे में याद रखेंगे कि ये तुर्क थे, ठीक है, पहले अरब आक्रमण हुआ, फिर तुर्क आक्रमण हुआ था, ठीक है। तो तुर्क आक्रमण जो है याद रखिएगा, तुर्कमेनिस्तान, जिसमें जो है आपका ईरान वाला क्षेत्र आ गया, फिर आपका ये जो आप दिख रहा है गजनी का क्षेत्र, अफगानिस्तान का एक हिस्सा है, याद रखिएगा गजनी, ठीक है। और इसीलिए जो है मोहम्मद गजनवी का नाम आप पढ़ेंगे आगे जाकर, ठीक है। तो पूरी कहानी अभी मोहम्मद गजनवी में शिफ्ट होने वाली है, याद रखिएगा। लेकिन इससे पहले उसके पूरी पृष्ठभूमि को मैं आपको समझाता हूं। तो देखिएगा ये जो क्षेत्र है आपका, यहां से लेकर इसे हम गजनवी इंपायर कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, तो हेरात का क्षेत्र, गजनी का क्षेत्र, काबुल का क्षेत्र, लाहौर का क्षेत्र, मारव का क्षेत्र, ठीक है, निशापुर, तेहरान, इस्पापुर, ठीक है, और जारान, ठीक है, जारांज कहते हैं, याद रखिएगा। ये सभी क्षेत्र शामिल हो रहे हैं, मतलब ये जो है आपका गजनी या गजनवी जो क्षेत्र है, याद रखिएगा। अभी इसके बारे में आप पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, तुर्कों का जब आक्रमण होता है भारत में, तो भारत का यह क्षेत्र जो है राजपूतों की भूमि से भरा हुआ है अभी, यानी राजपूत राजवंशियों के बारे में जो है आप इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि इसको पढ़ने के बाद जब राजपूत का उदय पढ़ेंगे तो बहुत सही ढंग से आपको दोनों के मध्य जो है एक चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो हम कल जो है आपका राजपूतों का उदय पढ़ेंगे। पहले देखते हैं, देखिएगा तुर्कों का आक्रमण, ठीक है। तो देखिएगा तो देखिएगा ये 932 ईस्वी के समय की बात है, याद रखिएगा, 932। इस समय याद रखिएगा, इस समय की जो स्थिति है, तुर्कों की जो स्थिति है, याद रखिएगा, इसमें एक व्यक्ति है, याद रखिएगा, अल्पतगीन, ठीक है, जो तुर्क सरदार था, याद रखिएगा, तुर्क का सरदार था, इसका नाम था अल्पतगीन, ठीक है, नाम याद रखिएगा, अल्पतगीन। इसे हम तुर्क सरदार कहते हैं, याद रखिएगा। और इसने क्या किया था, इसने जो है गजनी को स्वतंत्र करके अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित किया, ठीक है। तो अल्पतगीन ने जो है, याद रखिएगा, पहली बार जो है तुर्क सरदार के तौर पर जाना जाता है अल्पतगीन, 932 ईस्वी के समय जो है इसने क्या किया था कि गजनी को जो है सबसे पहले स्वतंत्र किया, और स्वतंत्र करने के बाद यहाँ पर शासन व्यवस्था को लागू कर दिया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यह गजनी का स्वतंत्र जो है, स्वतंत्र राज्य की स्थापना की इसने, और इसने जो है एक वंश, जिसे हम देखिएगा, ध्यान रखिएगा, तुर्क सरदार है तो यहां पर एक वंश की स्थापना की, याद रखिएगा। तो गजनी में एक वंश स्थापित हुआ जिसे हम कहते हैं यामनी वंश। तो कई बार जो है ना गजनी वंश, यामनी वंश, इस प्रकार से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा था, याद रखिएगा। तो अल्पतगीन ने जो है गजनी में यामनी वंश की स्थापना की थी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको गजनी वंश भी कहते हैं और या फिर यामनी वंश भी कहते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अधिकांश जो है जो शब्द मिलकर आते हैं वो यामनी वंश के तौर पर आते हैं, ठीक है। तो अल्पतगीन ने क्या किया था, गजनी में यामनी वंश की स्थापना की, ठीक है। अब इसने जो है, याद रखिएगा, जैसे ही अल्पतगीन का जो समय आता है, ठीक है, तो इसने जो है इसका जो एक दामाद था, याद रखिएगा, अल्पतगीन का एक दामाद था जिसका नाम था सुब्तगीन, ठीक है। नाम पे थोड़ा सा जोड़ते चली जाइएगा, ठीक है, सुब्तगीन, ठीक है। तो देखिएगा सुब्तगीन ने क्या किया था, गजनी पर अधिकार कर लिया अल्पतगीन को हटाकर, ठीक है। तो यानी कि सुब्तगीन का जो समय आता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अल्पतगीन के दामाद के तौर पर जो है सुब्तगीन सुब्तगीन जिसे कहा जाता है, याद रखिएगा, ये अल्पतगीन का दामाद है, और इसने क्या किया, गजनी पर अधिकार कर लिया, ठीक है। तो याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि तुर्कों में सबसे पहला आक्रमण, ठीक है, भारत में किसके समय में किया गया था, याद रखिएगा। तो सबसे पहला आक्रमण जो है इस समय सुब्तगीन ने किया था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहां पर पहला फैक्ट मैं आपको बताता हूं
सुबतगिन ने भारत में अपने शासनकाल के दौरान 2 बार आक्रमण किया। ठीक है, और इस समय जो है भारत का जो पश्चिमोत्तर का क्षेत्र है जहां पर ये आक्रमण कर रहा है बार बार, तो वहां का शासक याद रखिएगा जो कि जयपाल है। इसका क्षेत्र जो था पंजाब से सिंध क्षेत्र तक विस्तार था इसका। ठीक है, तो जयपाल शासक जो है याद रखिएगा इसके शासनकाल में 2 बार आक्रमण किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहली बार तुर्कों का आक्रमण भारत के संबंध में किसके शासनकाल में हुआ था, तो जयपाल के शासनकाल में हुआ था, याद रखिएगा। और दूसरी बात याद रखिएगा कि किसने किया था, सुबतगिन ने किया था 2 बार आक्रमण, और दोनों में याद रखिएगा पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ था। ठीक है, पूर्ण रूप से सफल का मतलब कुछ क्षेत्र को जीता था लेकिन एक महत्वपूर्ण जीत जो है इसके हाथ में नहीं आई थी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि पहला जो जैसे कि अरबों का आक्रमण 2 बार आपने पढ़ा, ठीक है, एक अब्दुल्ला के समय पढ़ा, बरदुल के समय पढ़ा, तो याद रखिए दोनों के समय असफल रहे। उसी प्रकार ध्यान रखिएगा सुबतगिन के समय जो है यह जब आक्रमण हुआ जयपाल के समय, तो याद रखिएगा यह पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया। इसका मतलब है कि आप ये कह सकते हैं कि यह असफल आपका आक्रमण था। ठीक है, तुर्कों का आक्रमण 2 आक्रमण जयपाल के समय। अब देखिएगा इसी के बाद जो है जब यह असफल आक्रमण करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो है सुबतगिन का पुत्र होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और सुबतगिन के पुत्र का नाम है मोहम्मद गजनवी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सुबतगिन का पुत्र कौन है, मोहम्मद गजनवी। सुबतगिन का पुत्र मोहम्मद गजनवी, ठीक है, को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ठीक है, इसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। अब सारा कारोमदार किसके पास चला गया, मोहम्मद गजनवी के पास चला गया। आपको जानकारी होगा कि भारत पर मोहम्मद गजनवी ने कितने बार आक्रमण किया है, बहुत बार किताबों में 6वीं 7वीं किताबों में पढ़ा होगा आपने। कई लोग तो जो है मोहम्मद गजनवी की मोटिवेशन को तुलना करते हैं, सुना है आप लोगों ने इसके बारे में? क्योंकि जब तक क्या है ना, इतिहास जब तक पूरा नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे टीचर जो इतिहास को पूरा नहीं पढ़े होते हैं वो मोहम्मद गजनवी से जो है किसी बच्चे की तुलना कर सकते हैं, बोलते हैं देखो बेटा इसने पहली बार आक्रमण किया असफल रहा, दूसरी बार आक्रमण किया असफल रहा, ऐसे करके जो है उसने 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, तो क्या 17 बार आक्रमण करते हुए हर बार 17 बार आक्रमण करके जो है वो असफल था? ऐसा बिल्कुल बात नहीं है। वो हर जगह पर फोकस करता था, छोटी छोटी जगह को जीतता था और उसके बाद जो है बड़े क्षेत्र के बारे में सोचता था। ठीक है, तो कई बार जो है हमारे पुराने जो शिक्षक गण थे या फिर जो किताबों में लिखा मिलता है कि मोहम्मद गजनवी जो है एक मोटिवेटर था। जैसे चींटी जो है, एक तुलना करते हैं ना, मोहम्मद गजनवी जो है बैठा था और देख रहा था एक चींटी चढ़ता है फिर उतरता है फिर गिर जाता है फिर चढ़ता है फिर गिर जाता है, तो उसी से मोहम्मद गजनवी को सीख मिलती है। बिल्कुल ऐसा बात नहीं है, ध्यान रखिएगा। मोहम्मद गजनवी ने जो है जो भी प्लान किया था प्रॉपर तरीके से प्लान किया था। आपको बता दूं, जब वो जाता था आक्रमण करने ना, तो अपने साथ गधों को लेके जाता था। गधों का मतलब गधा, ठीक है। अब गधे को लेके जाता था, उसका बोरी लादा हुआ रहता था, बोरी लेके जाता था, खाली बोरी, कि मैं भर के जाऊंगा और क्या लेके जाऊंगा, धन लेके जाऊंगा। तो उसका मोटिव ही था कि मैं अधिक से अधिक धन जो है यहाँ से प्लान कर सकूं। और यही कारण है सोमनाथ मंदिर को लूटने की जो जानकारी मिलती है, याद रखिएगा मोहम्मद गजनवी ने इसको 16वें आक्रमण में किया था। कई बार एग्जाम पूछा गया, याद रखिएगा। लोग 17वां मानते हैं उसको, लेकिन वो 16वां क्रम था और किताबों में भी आपको 17वां मिल जाता है। ठीक है, कि अंतिम तौर पर किसे लूटा था, सोमनाथ मंदिर को। तो याद रखिएगा सोमनाथ मंदिर जो है ना 16वें क्रम का था और 7वें क्रम में तो उसकी युद्ध हो गई थी खोखरों के साथ। ठीक है, एक जाति थी, याद रखिएगा, अभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो याद रखिएगा कि सुबतगिन का जो पुत्र है मोहम्मद गजनवी, उसको उत्तराधिकारी बना दिया किसने, सुबतगिन ने। और तुर्क सरदार के तौर पर जो है अब जाना जाता है कौन, मोहम्मद गजनवी। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, याद रखिएगा मोहम्मद गजनवी का जो समय काल है इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मोहम्मद गजनवी जो है इसके संबंध में तो याद रखिएगा मोहम्मद गजनवी जो है ना, यह सुबतगिन का पुत्र है। और इसके संबंध में जो है याद रखिएगा, जब सुबतगिन जो है गजनी क्षेत्र में शासक था तो ये खुरासन का गवर्नर हुआ करता था। यानी प्रारंभिक समय में ये कहां गवर्नर था, तो याद रखिएगा मोहम्मद गजनवी प्रारंभिक समय में खुरासान खुरासन का
गवर्नर था, खुरासन का गवर्नर कहलाता था। ठीक है, तो अपने प्रारंभिक समय में इसने पहले से ही शासन पद्धति को सीखा और उसके बाद जो है बाद में जो है याद रखिएगा यह गजनी का, ठीक है, शासक बना, याद रखिएगा। और उसके बाद याद रखिएगा यहां पर एक रूल है। रूल क्या है? आप इस्लाम धर्म को मानते हैं तो इस्लाम धर्म को मानने वाले जितने भी राजा हुआ करते थे, याद रखिएगा पहले इन्हें जो है ना किसी खलीफा से मिलकर जो है पदवी लेनी पड़ती थी। ठीक है, राजाओं के पास अधिकार हुआ नहीं करता था, कोई भी अपने आप को सम्राट या राजा नहीं बोल सकता था जब तक कोई खलीफा उसके ऊपर जाकर ये ना बोल दे कि हाँ मैं इसको सम्राट मानता हूं या फिर कोई राजा मानता हूं। ठीक है, तो मोहम्मद गजनवी भी क्या किया, खलीफाओं के पास गया। तो याद रखिएगा अपने राजा बनने के साथ ही, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा राजा बनने के बाद, शासक बनने के बाद मोहम्मद गजनवी खलीफा के पास से पदवी लिया। जनरली सब करते हैं, याद रखिए जितने शासक बनते हैं सभी खलीफाओं के पास जाते हैं और क्या करते हैं, पदवी ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो यहीं पर ध्यान रखिएगा कि ये किससे किससे मान्यता प्राप्त करते हैं। तो याद रखिएगा मान्यता प्राप्त करने के लिए जो है याद रखिएगा बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह, ठीक है, बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह से मान्यता प्राप्त किया था। तो ध्यान रखिएगा मान्यता प्राप्त किससे किया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अल कादिर बिल्लाह से। ठीक है, तो अल कादिर बिल्लाह से जो है इसने मान्यता लिया और मान्यता लेने के बाद याद रखिएगा इसे जो है एक नाम दिया गया, उपाधि दी गई, याद रखिएगा यामीन उल मिल्लाह, यानी मोहम्मद गजनवी को जो है एक उपाधि प्राप्त हुई यामीन उल मिल्लाह, और एक नाम जो है यामीन उल दौला। ये दो उपाधि मिली थी, याद रखिएगा किसको, मोहम्मद गजनवी को। ठीक है, तो मोहम्मद गजनवी को जो है उपाधि मिली थी, पहले एक यामीन उल मिल्लाह का और दूसरा यामीन उल दौला का। ठीक है, ये दो उपाधि किससे मिलने के बाद या मान्यता प्राप्त करने के बाद, अल कादिर बिल्लाह के मान्यता के बाद, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा अगर आपने राजा बनने के बाद जो है किसी खलीफा से मिले नहीं तो खलीफा के पास अपना राजवी या राजनैतिक गुरु होने के साथ साथ जो है धार्मिक गुरु भी है, तो वो अगर मान्यता नहीं दिया तो बाकी जनता भी आपको मान्यता नहीं दे पाएगी शासक के तौर पर, और तब दिक्कत आएगा। क्योंकि धीरे धीरे आगे आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस तरीके से जो है हर खलीफाओं का मान्यता प्राप्त करने का जो है एक शासकों का, या इसका मतलब यह है कि खलीफाओं को ऊंचे तौर पर रखा गया और राजा को नीचे तौर पर रखा गया है। ठीक है, एक समय आएगा जब खलीफाओं की ये सारी स्थिति को समाप्त कर दिया जाएगा, तब जाकर राजा की पदवी क्या हो जाएगी, ऊंची हो जाएगी और खलीफा जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा खलीफा कौन है, तो याद रखिएगा वो अनुयायी। ठीक है, क्योंकि देखिए इसी धर्म से ना, इस्लाम धर्म से ही दो शाखाएं फिर निकल कर आती हैं, शिया और सुन्नी। ठीक है, जिन लोगों के द्वारा माना जाता है कि खलीफा ही मूल रूप है, यानी इस्लाम धर्म के लिए जो है याद रखिएगा खलीफाओं के जो वंशज हैं या फिर हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के जो वंशज हैं वही खलीफा बन सकते हैं या वही वो सब बनेंगे, तो इनकी एक अलग शाखा की मान्यता है। और वो व्यक्ति जो कि मुख्य तौर पर यह मानता है कि कोई भी खलीफा के पद पर आ सकता है, वो अलग मान्यता वाली शाखा होती है। ठीक है, इसमें सुन्नी शाखा जो है याद रखिएगा इसे हम कट्टर शाखा के तौर पर भी जानते हैं, और वही मतलब कट्टर का मतलब यहाँ पर क्या है, जो इस्लाम धर्म के जो पॉलिसी है, नीति है, उसको एकदम कट्टरवाद के तौर पर मानता है। और वही अगर हम बात करें सिया के बारे में तो वो मानता ये है कि खलीफा जो है कोई भी व्यक्ति बन सकता है जो कि इस्लाम पर भरोसा रखता हो या इस्लाम को मानता हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उत्तराधिकारी के तौर पर सुन्नी और जो बिना उत्तराधिकारी के तौर पर सिया के तौर पर जो है यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ऐसे में याद रखिएगा कि जो भी व्यक्ति शासक बनेगा वो क्या करेगा, खलीफा के पास क्या करेगा, मान्यता लेने पहुंचेगा कि मुझे जो है आप राजा की पदवी दे दीजिए या फिर राजा मान्यता दे दीजिए। तो अब वो राजा जैसी पदवी देगा उसको, तो उसके बाद जो है उसको उपाधि दिया जाएगा और उपाधि देने के साथ ही जो है अब उस क्षेत्र का वो शासक बनेगा। तो मोहम्मद गजनवी अब क्या हुआ है, शासक बन चुका है गजनी क्षेत्र का। ठीक है अब इसके साथ ही देखिएगा जब मोहम्मद गजनवी जो है उत्तराधिकारी बना, याद रखिएगा, तो अब जो है काफी हद तक जो है उसको सफलता प्राप्त होने लगा था, यानी भारत के क्षेत्र में जो है धीरे धीरे जो है अपना प्रभाव प्रारंभ किया उसने। और ये समय जो है याद रखिएगा 1000 से 1030 के मध्य का समय है। सन 1000 से 1030 के मध्य जो है
भारत में बार बार आक्रमण करके जो है इसने भारत को जो है प्रभावित किया, भारत के क्षेत्र को जीता और यहाँ से धन ले जाकर जो है अपने गजनी क्षेत्र में व्यय करना प्रारंभ किया था, याद रखिएगा। तो इसने जो है ना भारत के क्षेत्र पर शासन न करके क्या किया था, भारत के क्षेत्र से धन ले जाकर, मैंने बताया था आपको कि ये अपने साथ क्या करता था, खाली घोड़े लेके जाता था, ठीक है, और उसके बाद जब वापस लौटता था तो उसको भर के ले जाता था। तो इस प्रकार का ये प्रैक्टिस में लगा था, याद रखिएगा, कि दौड़ने मतलब जाने और आने का जो है इसका टाइम फिक्स था और इस तरीके से जो जीत कर जो है ये काफी धन लेकर अपने गजनी क्षेत्र में चला जाता था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा धन। अब देखिएगा, जब मोहम्मद गजनवी के बारे में कुछ फैक्ट्स मैं आपको और भी बताता हूं, देखिएगा इसके अंतर्गत एक बात और याद रखिएगा कि मोहम्मद गजनवी जो है पहला मुस्लिम शासक जिसने सम्राट की उपाधि ली थी। ये पहला मुस्लिम शासक था, याद रखिएगा, जिसने सम्राट की उपाधि ली थी और साथ ही साथ याद रखिएगा अपने आप को क्या बोलता था, ये बुत सिकन, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, इसने अपने आप को क्या बोला था, बुत सिकन। दूसरा गाजी, ठीक है। बूथ सिकन क्या होता है बूथ सिकन क्या होता है और गाजी क्या होता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। सुल्तान तो मैंने बता दिया है, तो तीसरा नाम नहीं रखेंगे, दो नाम याद रखिएगा। बूथ सिकन अपने आप को बोलता था और क्या बोलता था, गाजी बोलता था। बूथ सिकन क्या होता है जानते हैं आप लोग, बूथ क्या होता है, बोलते नहीं, बूथ जैसे बने मत रहो। बूथ का मतलब क्या है, हाँ, पुतला या मूर्ति, ठीक है। और सिकन का मतलब होता है तोड़ने वाला, यानी जिन क्षेत्रों में मूर्ति पूजा होती थी, याद रखिएगा, उस क्षेत्र की मूर्ति को तोड़ देता था ये, यानी भगवानों को जो है नहीं मानता था, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि इस्लाम धर्म क्या बोलता है, तो ध्यान रखिएगा इस्लाम धर्म के अकॉर्डिंग जो है ये चलता था और बुद्ध सिकन को खुद को कहता था कि किसी प्रकार के जो है मूर्ति पूजा के विरोध में था, याद रखिएगा, ये इसको बुद्ध सिकन कहा जाता है, ठीक है। दूसरा गाजी का मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा गाजी का मतलब होता है कि जो काफिरों की हत्या करने वाला, ठीक है। यानी इस्लाम धर्म को छोड़कर अन्य धर्मों को मानने वाले जो कहलाते थे वो काफिर होते थे और काफिरों को हत्या करने वाला गाजी कहलाता है। तो इस प्रकार से जो है बुत सिकन और गाजी जैसे शब्द का जो है प्रयोग करता था अपने लिए, याद रखिएगा, मोहम्मद गजनवी। और इसने जो है याद रखिएगा सबसे पहली बार जो है उपाधि धारण की थी, ठीक है, जिसमें नाम आता है किसका, तो ध्यान रखिएगा सम्राट का, ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा इसके आक्रमण का जो मुख्य उद्देश्य था उसके संदर्भ में अलग अलग लोगों ने जो है अलग अलग बात कही है, याद रखिएगा। सबसे पहले नाम याद रखिएगा इतिहासकार हेनरी, ठीक है, इतिहासकार एक है, याद रखिएगा, ठीक है, इनका नाम है हेनरी, ठीक है, हेनरी इलियट। तो हेनरी इलियट ने जो है याद रखिएगा कहा है कि मोहम्मद गजनवी का भारत में आक्रमण करने का जो मुख्य उद्देश्य, याद रखिएगा, ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो उद्देश्य बताया गया है, ठीक है, वो है बुत परस्ती, बुत परस्ती या मूर्ति भंजक, यानी जो मूर्ति पूजा करते हैं उसको समाप्त करना और इसमें इस्लाम धर्म की स्थापना करना, ठीक है। लेकिन अन्य जो साहित्यकार हैं, याद रखिएगा, इसने माना है या अन्य साहित्यकारों ने माना है, याद रखिएगा, या इतिहासकारों ने माना है कि जो मोहम्मद गजनवी है इसका मूल जो उद्देश्य था भारत में आक्रमण करने का वो था अधिक से अधिक धन की प्राप्ति, ठीक है, अधिक से अधिक धन की प्राप्ति इसका मूल कारण था, याद रखिएगा। और इसी प्रकार से जो है मोहम्मद गजनवी ने, ठीक है, भारत में 17 बार आक्रमण किए और उसके आक्रमण का जो विवरण है इस पर हम डिस्कस करेंगे, याद रखिएगा। कल हम पढ़ेंगे मोहम्मद गजनवी के 17 आक्रमण का जो क्रम है उसमें कौन कौन से आक्रमण किए और किस राजा को हराया इसने, और अंतिम तौर पर जो है इसकी कहानी कहां से कहां तक जाती है, याद रखिएगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि सन 1000 से लेकर जो है इसने 1027 तक जो है लगभग, ठीक है, लगभग भारत में जो है 17 बार आक्रमण किया। और इस समय जो है भारत में जो है, ठीक है, विभिन्न प्रकार के राजवंश, जैसे आप कह सकते हैं, याद रखिएगा, मुल्तान और सिंध में कौन सा राजवंश था, मुस्लिम राजवंश था इस समय। मुल्तान और सिंध में पहले ही आपने पढ़ लिया है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो है याद रखिएगा कन्नौज में,
फिर आपके भारत के क्षेत्र में जो है महत्वपूर्ण राजपूत राजवंश हुआ करते थे इस समय में। और इनको मोहम्मद गजनवी को फायदा इस बात पे होती है, याद रखिएगा, कि सभी आपसी संघर्ष में ही फंसे हुए थे, यानी राजपूत जो है आपसी संघर्ष में फंसे हुए थे, जिसके कारण मोहम्मद गजनवी को 17 बार आक्रमण करने का पूरा टाइम मिल जाता है। और जब ये आक्रमण होता है तो याद रखिएगा 16वां आक्रमण सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जो कि सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था। और वो यही कहा जाता है कि मंदिर को लूटते समय जो है ना इतना धन प्राप्त हुआ था पूरे धन को ले जाने में। और अंततः जाते जाते उसने क्या किया था, सोमनाथ मंदिर का जो लकड़ी से बना मंदिर है, याद रखिएगा, शुरुआती समय में कई बार क्वेश्चन भी पूछा था, याद रखिएगा, कि सोमनाथ मंदिर किस वस्तु से बना हुआ है, तो याद रखिएगा लकड़ी से बना हुआ था पहले। ठीक है, तो लकड़ी से बना होने के साथ साथ जो है उसे जला दिया गया। जलाने के बाद याद रखिएगा जैसे ही आगे की कहानी आप सोमनाथ मंदिर के बारे में पढ़ेंगे तो पुनः जो इसे पत्थर से फिर से बाद में निर्मित कराया गया था। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा सोमनाथ मंदिर जो है पहले लकड़ी का बना हुआ था और उसके बाद जो उसे जला दिया गया था मोहम्मद गजनवी के द्वारा। ठीक है, तो सोमनाथ मंदिर को जो है नुकसान पहुंचाने वाला पहला शासक जो है, याद रखिएगा, मोहम्मद गजनवी था। ठीक है, तो आगे कल की कहानी हम तुर्क के बारे में पढ़ेंगे। और कल का जो एक छोटा टॉपिक बचा हुआ है, याद रखिएगा, गजनवी के बारे में एक छोटा टॉपिक ही बचा हुआ है, लेकिन इसके बाद आता है मोहम्मद गौरी का समय। ठीक है, गौर वंश का शासक, इसके बारे में फिर हम बात करेंगे। ठीक है, तो गौर वंश का शासक उसके बाद पढ़ेंगे और पुनः जो है फिर उस गौर वंश के बाद जो है हम स्टार्ट करेंगे राजपूतों का उदय। ठीक है, क्योंकि उसके बाद कहानी तराइन युद्ध के पास चली जाएगी और तराइन युद्ध का जैसे ही समय आ जाएगा तो मोहम्मद गौरी के बाद जो है अब समय आ जाता है, याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना का। क्योंकि हम उसको रोक कर पढ़ने वाले हैं, याद रखिएगा, क्योंकि राजपूत का उदय पहले पढ़ेंगे और उसके बाद फिर गौरी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे उसके बाद से। ठीक है।